हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चा साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि अगर पूरे केमिस्ट्री को समझना है अच्छे से तो एक्चुअली मान के चलो ना, केमिस्ट्री का जो असली वाला स्टार्ट होता है ना, यहीं से होता है। ठीक है, इसके पहले जो केमिस्ट्री था ना, कुछ अलग तरह का केमिस्ट्री था। असली केमिस्ट्री ना यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम इस चैप्टर में समझेंगे कि जो मैटर, हमने जितने भी मैटर के फॉर्म पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने अगर प्योरिटी के बेसिस पे हमने बात किया बच्चा, दैट इज इम्प्योर मैटर, प्योर मैटर यानी मिक्सचर, और तुम्हारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये सारे के सारे बच्चा एटम्स के बने हुए हैं। अब एटम्स क्या है, यही केमिस्ट्री की जो सबसे बेसिक मान के चलो एक तरह से थीम है, बेसिक बात है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आगे 10th में भी अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ चेंज। हमने पिछले चैप्टर में भी इसकी चर्चा किया था कि चेंज बच्चा हमारे नेचर में जो भी चेंजेज होते हैं, जैसे कि अभी दिन है फिर रात हो जाएगा, रात है तो दिन हो जाएगा, अभी गर्मी है फिर सर्दी पड़ने लग जाएगी। तो जो भी चेंजेज होते हैं ना, वो 3 तरह के चेंजेज होते हैं: फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड रेडियो एक्टिव चेंज। यानी दुनिया में जितने भी तरह के चेंजेज है वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में आएगा। जैसे कि बच्चा हम बात करें फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कुछ नया चीज नहीं बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर पानी बच्चा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जैसे आइस के फॉर्म में है, या पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो भाई दोनों में जो बेसिक जो केमिकल है वो है H2। यानी आइस भी इसी से बना है, और जो पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो भी इसी से बना है। यानी ये जो चेंज हुआ, आइस का मेल्ट होकर लिक्विड जो बनना, पानी बनना, ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नया केमिकल नहीं बना है। केमिकल वही है, बात समझ रहे हैं, केमिकल वही है। अगर केमिकल नहीं बदल रहा है तो वो तुम्हारा भाई फिजिकल चेंज है। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक रॉड लिया, आयरन रॉड, और उसको ऐसे मैंने ऐसे क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो भाई ये ऑब्वियसली ये फिजिकल चेंज है। बेंड करने से कुछ नया केमिकल थोड़े बनेगा। ये आयरन है तो इसमें आयरन के पार्टिकल्स होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया बच्चा वाटर एंड इसमें डाल दिया शुगर, तो भाई सिंपली यहाँ पे वाटर एंड शुगर के पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कुछ नया चीज नहीं बनता है। तो डिफ्यूजन, ठीक है, स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो भी स्टेट चेंज हो रहा है, या किसी चीज का शेप बदलना, किसी चीज को हमने फाड़ फोड़ दिया, तोड़ दिया, ये सब बच्चा फिजिकल चेंज है। इसमें कुछ नया केमिकल नहीं बनता है, ये चीजें याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा कैटेगरी है बच्चा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कुछ नए नए केमिकल्स बनेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा और या केमिकल चेंज होगा। जैसे कि अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये CO2 बनाता है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया केमिकल बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। कोई भी चीज बर्न कर रहा है, कोई भी चीज जल रहा है, दूसरे को देख के नहीं जलना, मतलब कोई भी चीज ऐसे जल रहा है। जलना मतलब 8th क्लास में तुमने पढ़ा कंबशन, जलना मतलब कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। यानी कोई चीज अगर बर्न कर रहा है, किसी चीज का कंबशन हो रहा है ना, तो वो समझो कि केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नया नया केमिकल बन रहा है। जो रस्टिंग है बच्चा, जो मेटल्स होते हैं उनका कोरोजन जो होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई मेटल अगर साइन करता है, धीरे धीरे वो उसका जो साइन है खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हवा में मॉइस्चर, एयर से रिएक्ट करता है और ऊपर एक नया केमिकल डिपोजिट कर लेता है। जैसे कि आयरन में ना, ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जो आयरन है बच्चा, ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन सब से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। ठीक है, अगर कोई चीज बच्चा पक रहा है, जैसे कि किसी से पकना नहीं, किसी की बात से नहीं पकना, एक्चुअली फल का पकना, यानी रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये एक तरह का केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा जो एसिड है, जो शुगर, जो तुम्हारा मान के चलो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो शुगर में बदल जाता है। हालांकि शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, बट कई तरह के कार्बोहाइड्रेट है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि कुछ नए नए केमिकल्स बन रहे हैं। तुम ऐसा समझो कि भाई ये खट्टा है और मीठा हो गया, तो हमने इसमें चीनी तो डाला नहीं, ये अपने आप हो रहा है, जरूर कुछ नया केमिकल बन रहा है। यानी अगर कोई फ्रूट पक रहा है, कोई चीज बर्न कर रहा है, मेटल्स पे क्रोजन हो रहा है, ठीक है, रस्टिंग हो रहा है जैसे आयरन का, या फूड का डाइजेशन हो रहा है,
दूध का दही बनना यानी कर्ड बनना, मिल्क का कर्ड बनना, ये सब के सब बच्चा केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव जो चेंज है बच्चा ना तुम्हारे मान के चलो अभी तुम्हारी औकात नहीं है, बट बता देता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो औकात तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब है रेडियो एक्टिव चेंज बच्चा जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि सन पे अगर जाओ, तो सन पे अगर जाओगे तो सन पे क्या होता है ना कि बहुत सारा हाइड्रोजन है, सन बच्चा हाइड्रोजन है, और वहां पे दो हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पे इतना स्पीड में होते हैं कि ये आपस में से टकरा के एक नया एलिमेंट हीलियम में बदल जाते हैं। यानी ये एक बच्चा केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज में जो एलिमेंट्स है, जो भी चीज है ना वही रहेगा, बस पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि बच्चा अगर मैं कार्बन को जला रहा हूं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया तरह का बॉन्डिंग हो गया, CO2, एक नया रिश्ता नाता यहाँ पे बन गया। है कार्बन और ऑक्सीजन ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे फास्फोरस आ गया या यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, जो है वही है, उन्हीं में रिश्ता टूटेगा, पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। समझ में आ रहा है ना, रिश्ता मतलब बॉन्डिंग, जिससे कि नया कंपाउंड बनता है। बट इसमें क्या है ना कि बच्चा इसमें तो रिलेटिव ही बदल गए, आए तो देखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बन गया हीलियम, कुछ अलग तरह का हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये रेडियो एक्टिव चेंज है, क्योंकि इसमें रेडिएशन निकलता है बच्चा, बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो रेडिएशन निकलने के चलते, ठीक है, रेडिएशन निकलने के चलते ये रेडियो एक्टिव चेंज है। तो ये बच्चा हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चा कभी भी एक्चुअली हमें यहाँ पे पढ़ना है केमिकल रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में। तो कभी भी केमिकल चेंज होता है, कभी भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे बच्चा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक ही बात है भाई, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शन होगा तो जिनमें रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट, जो नए प्रोडक्ट बनेगा उसको हम प्रोडक्ट, मतलब जो नया केमिकल बनेगा उसको प्रोडक्ट। जैसे कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो भाई बन रहा है CO2, तो ये दोनों कहलाएंगे रिएक्टेंट, और ये नया वाला जो बना है केमिकल इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह से बचा तुमने पढ़ा है 8th क्लास में, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये टूट कर बनाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये दोनों क्या हो गया बच्चा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि A भी रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे CD बन रहा है, तो ये बच्चा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको प्लस के साथ लिख दिया जाता है, कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं उनको भी प्लस के साथ लिख दिया जाता है। तो यही करे कि इन एनी केमिकल चेंज द सबस्टांस विच आर पार्टिसिपेटेड, यानी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट होता है उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो केमिकल चेंज के समय जो नया सबस्टांस बनते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो बच्चों वाली बात है, और तुम बच्चे नहीं हो, बच्चों से तो बड़े हो, बात समझ गए होगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये अब हमें एक्चुअली मेन चीज यही है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है बच्चा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये कई सारे लॉज होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में 2 ही लॉज है और मैं 2 ही लॉज पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये लॉज का मतलब क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी बच्चा केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन, एक ही बात मान लो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज A B रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे CD बन रहा है, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शंस होता है, यानी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होता है, क्या वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं कि जैसे तैसे हो जाता है? तो भाई बहुत सारे लॉज फॉलो होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है ना, तो मतलब सारे केमिकल रिएक्शंस में ना अगर देखा जाए तो कुछ लॉज जो है हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उन्हीं को पढ़ना है, केवल 2 को पढ़ना है, टेंशन मतलब 2 ही को पढ़ना है, 2 ही को, वैसे तो बहुत सारे हैं बट 2 ही को पढ़ना है। ठीक है, हायर क्लासेस में सारे लॉज पढ़ोगे। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन एवर देयर इज ए केमिकल चेंज, जब भी केमिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है तो इट फॉलो सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स फॉलो होता है। दीज रूल्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बचा, और एक पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है?
तो कह रहा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये लॉ कहता है कि मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी इसको ऐसे समझो कि अगर ए बी रिएक्ट करके यहाँ पे बच्चा सी और डी बना रहे हैं, तो ए बी अगर रिएक्शन करने के पहले ये दोनों मिलकर 100 ग्राम थे, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे ये भी सारे मिलकर 100 ग्राम ही होंगे, ना तो 1 ग्राम ज़्यादा ना तो 1 ग्राम कम। यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे भाई रिएक्टेंट्स का जो ओवरऑल मास होगा प्रोडक्ट्स के ओवरऑल मास के बराबर होगा। यानी रिएक्टेंट्स ए बी, जितने भी रिएक्टेंट्स है सबका मास जोड़ो तो जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मास के बराबर होगा। यानी ना तो 1 ग्राम कम ना तो 1 ग्राम ज़्यादा, ये चीज़ें समझ लेना बच्चा, ठीक है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी जितना है उतना ही रह रहा है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन बच्चा? मास का, मास का कंजर्वेशन। 8th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो चीजें जितना है उतना ही बनाए रखना। यानी मास भी, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो मास भी जितना रहता है रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहता है, ना तो थोड़ा सा कम ना तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इससे समझो, या मैं पहले अपना खुद एग्जांपल देता हूँ, मेरा भी तो कुछ एग्जांपल है बच्चा। जैसे कि हाइड्रोजन जब जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है बच्चा हमारा चहेता पानी। अगर ये 1 ग्राम होता है तो ये 8 ग्राम से रिएक्ट करता है और यहाँ पे 9 ग्राम पानी बनता है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। यानी इधर टोटल मास अगर 9 ग्राम है तो इधर भी बच्चा 9 ग्राम है। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, मास कंजर्व रहेगा, मास ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ये दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम दिया है इसको डिस्कस करते हैं। तरह की प्रॉब्लम 1, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। बचा सोडियम कार्बोनेट कोई केमिकल है, आगे चल के इन्हीं सब केमिकल को इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। ये एक तरह का कंपाउंड है वैसे मान लो। तो किसी केमिकल रिएक्शन में बचा 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। यानी ये बच्चा 5.3 ग्राम है और ये 6 ग्राम एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है बट 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तरह की 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 2.2 ग्राम बन रहा है और एंड 0.9 ग्राम वाटर। इस यहाँ पे बच्चा इसको हटा दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे बच्चा वाटर भी बन रहा है और वाटर कितना बन रहा है तो 0.9 ग्राम बन रहा है। और क्या है भाई तो 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट बन रहा है। यानी इस रिएक्शन में बचा 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट बन रहा है और सबके मास दिया है। और हमें अब बताना है सो डैट दीज ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा गया है कि कौन कितना बन रहा है कौन कितना रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये हमारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना है भाई तो 5.3 एंड 6 ग्राम, दोनों का ऐड करो तो 11.3 ग्राम हो जाएगा। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन 8.2 ग्राम बच्चा सोडियम एथेनोएट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम बच्चा वाटर। ऐड करो ये 8.2 और 2.2, ये हो जाएगा बच्चा 10.4 और 10.4 और 0.9, ये बच्चा 3 कैरी 1 11.3, यानी ये भी 11.3 ग्राम है। तो हमने देखा भाई जो रिएक्टेंट है 11.3 ग्राम है और सारे प्रोडक्ट मिलकर भी 11.3 ग्राम है। तो ये एग्री कर रहा है भाई, यानी ये जिसने भी ये डेटा बनाया है, जिसने भी ये रिएक्शन कराया होगा, उसने ये लिखा होगा कि भाई ये इतना ग्राम लग रहा है और ये इतना ग्राम बन रहा है। तो सबको जोड़ने के बाद हमने देखा कि भाई ये तो बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, यानी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है इस रिएक्शन में। दूसरा जो लॉज है बच्चा दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या कहता है? इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। सर किसी भी केमिकल सबस्टांस को ले लो,
जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चा हमारा चहेता पानी। पानी ही ले लो, तो पानी में दो एलिमेंट है, यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस, यानी यहाँ पे जो वाटर है बच्चा एक केमिकल सब्सटेंस है, और इस केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है कौन कौन बच्चा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है कि इनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, यानी 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे तो 16 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन होगा। 3 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो भाई यहाँ पे 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा। यानी अगर रेशियो निकालो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो तो 1/8, 2/16, अगेन 1/8, अगेन 1/8। यानी ये लॉज कहता है चाहे पानी कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का वाटर हो, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे किसी नाले का वाटर हो, चाहे किसी हैंडपंप का वाटर हो, चाहे बोतल का वाटर हो, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, उसमें मिनरल डिजॉल्व है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाटर की बात कर रहा हूं। चाहे दुनिया का कहीं का भी वाटर हो, अगर वाटर को हम ब्रेक करेंगे, जैसे वाटर को अगर ब्रेक करना है बच्चा तो उसमें पास करना होता है हमें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के चलते ये दोनों का जो बॉन्ड है टूट जाता है और बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम 9 ग्राम वाटर को तोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। यानी मास भी कंजर्व रहना चाहिए। देख लो 9 ग्राम तो इधर भी 189 ग्राम। ऐसा नहीं कि अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के चक्कर में मास ऑफ कंजर्वेशन खत्म हो जाए। नो, मास ऑफ कंजर्वेशन बच्चा कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो फॉलो होगा। उसके अलावा ये भी फॉलो होगा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर 18 ग्राम पानी को बच्चा तोड़ोगे तो यहाँ पे 2 ग्राम बनता है और ये बनता है 16 ग्राम। तो भाई दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स होगा ना एक फिक्स प्रोपोर्शन में, डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करता है। यानी दुनिया में कहीं का भी पानी ले लो तो हर 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। यानी ये प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। उसी तरह से अमोनिया करके बच्चा एक कंपाउंड आता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनमें अगर कहीं का भी अमोनिया है तो इसमें ना हर 14 ग्राम पे 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज होता है। अगर अमोनिया बनाना है तो हर 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ऐसा ऐसा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन कर दे तो भी ये 3 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन एज इट इज बचा रहेगा। यानी जब कंपाउंड बनेगा तो 14 या 3 17 ग्राम बनेगा। तो कहने का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन एज इट इज बचा रहेगा। यानी in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। ठीक है बच्चा, इसको जोसेफ एल प्राउस ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बच्चा लवाजियर ने दिया था, लवाजियर ने। इसको जोसेफ एल प्राउस ने दिया था। चलो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। यानी भाई वाटर में अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं बाई मास 1:8 में रहते हैं। अभी जस्ट मैंने डिस्कस भी किया। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली जलाना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लेते हैं लेट x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यानी 3 ग्राम अपॉन x ग्राम का जो रेशियो है 1/8 आना चाहिए, क्योंकि भाई डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। ये कितना भी ग्राम हो इसका रेशियो तो 1/8 ही आना चाहिए, हमने देखा। तो यहाँ से अगर x के लिए सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। यानी बच्चा यहाँ पे 24 ग्राम चाहिए, 24 ग्राम चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, 3 ग्राम कार्बन जल रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 11 ग्राम यानी 11 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने में ये 3:8 में कंबाइन करेंगे, 3:8 में।
तो कह रहे कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट कहानी कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को जब 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो भाई यहाँ पे 53 ग्राम बनेगा, जोड़ दो। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 3 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हुआ है कि 3 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ही चाहिए। इन यहाँ पे भी 3 ग्राम जो कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और 11 ग्राम ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। बाकी यहाँ पे बच्चा 42 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो कंटेनर में या जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वो बचा का बचा रह जाए। यानी यहाँ पे बच्चा मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भाई 3 और 8 मिलकर 11 ग्राम बन ही रहा है और रेशियो भी वही होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 3 ग्राम यहाँ पे एक्चुअली में 8 ग्राम ही यूज होगा, अगेन 11 ग्राम, 42 ग्राम तो यूज ही नहीं हुआ, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में ही बचा रहेगा।